नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल पड़ा, धारा के मात्रक एम्पियर की परिभाषा को पढ़ा और लेक्चर के लास्ट में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही आयताकार कुंडली पर बल व बलाघूर्ण को पढ़ा, जो कैलकुलेशन से हमें प्राप्त हुआ था टो बराबर NI/AB sin थीटा। बलाघूर्ण का प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है कि आप चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद लूप को, वो आयताकार हो वृत्ताकार हो, रखकर धारा प्रवाहित कर देते हैं तो उसका घूर्णन निश्चित है, वो घूमेगा ही, क्योंकि टो इज नॉट इक्वल टू जीरो। टो जीरो नहीं है, टो वैल्यू रखता है तो टो का होना इस बात का प्रमाण है कि घूर्णन उत्पन्न होने से कोई नहीं रोक सकता। इसे मोटर का सिद्धांत भी कहते हैं। पंखा, कूलर, मिक्सी, ये बिजली से जो घूर्णन करने वाली अधिकांश मशीनें हैं वो इस मोटर के सिद्धांत द्वारा ही तैयार हुई है ना, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब हमें मूलतः इसके द्वारा धारामापी पढ़ना है ना। तो आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक रहेगा धारामापी, जो इस सिद्धांत से चलेगा ना। तो सब आज जो हमें पढ़ना है वो मुख्य टॉपिक में लिख देता हूं, धारामापी। अंग्रेजी में इसे कहें तो बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जब हम बोलते होते हैं तो कभी मुंह से धारामापी निकल जाता है और कभी गैल्वेनोमीटर निकल जाता है, तो वो आप अंडरस्टैंडिंग रखें। गैल्वेनोमीटर और धारामापी दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। डेफिनेशन क्या चीज है साहब? तो वह युक्ति जो परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन, कौमा धारा का संसूचन तथा धारा की दिशा को दर्शाती है, धारामापी कहलाती है। यानी धारामापी का नाम धारामापी, तो नंबर वन, धारा को तो ये मापता ही होगा, तभी इसका नाम धारामापी। संसूचन इसने बोला मैंने कि बहुत संवेदनशील उपकरण है ये। अगर अति अल्प धारा भी हुई तो इसकी सुई में वाइब्रेशन होने लग जाएगा, या उल्टा बोल दो, अगर धारामापी की सुई में वाइब्रेशन होता है तो आप समझ लो कि वहां पर धारा उपस्थित है। तो इसलिए मैंने बोला कि धारामापी धारा का संसूचन भी करता है, यानी अल्प धारा भी हो तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, और धारा की दिशा को भी मापता है। एक चालक में धारा की दिशा अगर A से B है या B से A है तो ये बता देगा कि धारा की दिशाएं विपरीत हैं। उसका रीजन है, केवल ये इकलौता ऐसा मीटर है जिसका शून्य बीचों बीच होता है। ये शून्य के दाईं ओर भी नापता है और शून्य के बाईं ओर भी नापता है। इसके परिचय में आपको ये दिखाया जाएगा। तो इसका शून्य बीच में होना एक बहुत बड़ी इसकी क्वालिटी। शून्य का बीच में होना दिशा बता देता है कि धारा दाएं से बाएं बह रही है, बाएं से दाएं बह रही है ना। धारामापी के दो प्रकार हैं। नंबर वन, चल कुंडली धारामापी।
मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। अब यहां तो सब नाम से स्पष्ट है, क्या परिभाषा है इसमें? वह धारामापी जिसमें चुंबक स्थिर है लेकिन कुंडली चलायमान है, वो चलती है, वो घूर्णन करती है। इसलिए इस धारामापी का नाम है चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी के अपने को दो सैंपल पढ़ने। ए, मैं इसी क्रम में पढ़ाऊंगा, वैसे जैसे ए लिख रहा हूं तो ए में पढ़ना अपने को निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कुंडली चुंबकों के बीच में लटका रखी है, निलंबित, सस्पेंडेड है ना, क्लियर। दूसरा, अब जैसे मान लीजिए यूं समझे आप, मैं भी चलो पहले दूसरा भी लिखवाया तो फिर आपको बात बताता हूं मैं। बी में पढ़ेंगे अपन कीलकित कुंडली धारामापी। अब नाम से स्पष्ट है कि इसमें चुंबकों के बीच में कुंडली को कीलों के सहारे ठहरा रखा है, इससे कीलकित, पाइवटेड, वो सस्पेंडेड लिख रहा है। अब मैं यूं कहना चाहता था कि जैसे पहले बात करें निलंबित की, तो निलंबित वाला जस्ट आपको प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, यूं समझे आप। ये धारामापी सेंसिटिव तो है पर कन्वीनियंट नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। तो इससे तो अपने को सिद्धांत समझ लेना है, बनावट वगैरह देख लेंगे। और ये जो अपना सेकंड है, यह आपकी प्रयोगशाला में उपस्थित है, जो आप जिसका आप यूज करते हो लेबोरेटरी में जाकर। तो लेबोरेटरी में ये कीलकित कुंडली धारामापी है। फिर इसी से हम आगे दो टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। एक हमें पढ़ना होगा अमीटर और दूसरा हमें पढ़ना होगा वोल्टमीटर। शंट वगैरह के बारे में तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता दूंगा। तो अमीटर और वोल्टमीटर दोनों किससे बनते हैं? कीलकित कुंडली धारामापी से। तो सब अपना क्रम समझ लेना आप। चल कुंडली धारामापी वह धारामापी जिसमें चुंबक स्थिर है, कुंडली चलायमान है, चल कुंडली धारामापी कहलाता है। इसके दो प्रकार हैं। पहले मैं आपको ए पढ़ाऊंगा, निलंबित कुंडली धारामापी, फिर बी, फिर ये दोनों। अब धारामापी का दूसरा जो प्रकार है ये अपने सिलेबस में नहीं है, सुनाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा प्रकार है चल चुंबक धारामापी। अब आप समझ गए होंगे सब, है ना। वो चल कुंडली धारामापी था, ये चल चुंबक धारामापी है। इसमें कुंडली स्थिर हो गई, चुंबक चलायमान रहेगा, इसने चल चुंबक, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, है ना। इसका सैंपल या इसका एग्जाम्पल जो है वो है स्पर्शज्या धारामापी। स्पर्शज्या धारामापी जो वेल पॉपुलर है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के नाम से, है ना। प्रैक्टिकल लैब में ये आपको दिख सकता है। तो सब ये अपने सिलेबस में नहीं है, थ्योरी सिलेबस में नहीं है। चल चुंबक धारामापी को अपने को नहीं पढ़ना, क्योंकि जब ये सिलेबस में ही नहीं है तो स्वाभाविक है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यानी स्पर्शज्या धारामापी भी अपने सिलेबस में नहीं, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में है। तो लेबोरेटरी में है तो अपन तो यहाँ पर जो लेक्चर पढ़ने निकले हैं वो थ्योरी लेक्चर जो अपने एकेडमिक में काम आएंगे, कंपटीशन में काम आएंगे। तो सब अब मैं आपको स्टार्ट करूं कहां से? चल कुंडली धारामापी का
सैंपल 1 निलंबित कुंडली धारा मापी, है ना। चले सब, अब आ जाइए आप ए, मैं वही लिखूंगा ए को ए, है ना। ए में निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी, है ना, यानी सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड का मतलब निलंबित। इसका चित्र वगैरह बनाता हूं, है ना, लॉजिक साथ चित्र बनाकर मैं साथ में आपको बनावट वगैरह बोलता रहूंगा। मतलब कहने का मतलब चित्र बना दे तो बनावट तो क्लियर हो गई, है ना, उसको फिर अलग से बोलने का कोई मतलब नहीं है। कौन सी चीज इसमें क्यों क्यों रख रखी है, क्या क्या उसके पीछे वजह है, वो अपन जब इसको कंप्लीट करेंगे तो टुकड़ों टुकड़ों में डिस्कस करेंगे। इनिशियली तो मैं सारा बनाऊं, है ना, तो सब इनिशियली बनाता हूं, कोशिश करूंगा बेहतर चित्र बनाया जाए। ये सब अवतलाकार चुंबकीय ध्रुवखंड ले लिए अपन ने। अवतलाकार का मतलब आप घुड़नाल आकृति जैसे समझ लो, घोड़े की नाल जैसी आकृति के, है ना। इधर भी सब घुड़नाल आकृति का दर्शाने के लिए, अब चित्र में देखो 3D लुक लाने के लिए अपन ट्राई कर रहे हैं ना कि 3D लुक लाए। इस हाथ से देखो तो आप इस टाइप का, जो दोनों हाथ दिख रहे हैं मेरे, ये देखो सर, ये इस टाइप की डेप्थ है। इसके अंदर जो डेप्थ है वो बेलनाकार डेप्थ है। जो गहराई दिखेगी वो गहराई को अगर आप देखो तो बेलन जैसे आकार की गहराई है। 3D लुक की कोशिश की थी अपन। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है साहब। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। अब कुंडली को सस्पेंड किया जाएगा तो कुंडली को किस पे लपेटेंगे साहब, तो कुंडली को लपेटेंगे नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर। ये नर्म लोहे की क्यों, पटलित क्यों, इनके जवाब के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे आप, है ना। इस बेलनाकार क्रोड पर डायरेक्ट तार नहीं लपेटा जाएगा। इस पर एक एल्यूमिनियम की फॉइल या एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाएगी। ये सब अभी लिखूंगा सामने एक साथ, अभी बोल ही रहा हूं, है ना। ये परत चढ़ाई जाएगी, इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार की आयताकार कुंडली बनाएंगे। तो अब आप बेलन पे अज्यूम करो, ये बेलन है, इस पर जब मैं कुंडली लपेटूंगा तो कुंडली का आकार कैसा होगा। स्वाभाविक है, बेलन पर लपेटा गया तार आयत के आकार में होगा, क्लियर। तो सब ये अपन लपेट रहे हैं, है ना। विद्युत रुद्ध तांबे के तार की बनी आयताकार कुंडली, है ना। अब देखो ज्यादा तो अपन फेरे नहीं दिखा सकेंगे, अपन 2 फेरे दिखाए थे, इधर एक फेरा ऊपर, ठीक है। ये सब अभी नाम एक साथ लिख दी जाएंगे। अभी मैं पहले उसकी सारी अरेंजमेंट कर दूं। सस्पेंडेड है, लटकी हुई है, तो लटकी हुई तो किसी तार से लटक रही होगी। अब ये वो तार जिससे लटक रही है ना, ये अक्ष के अनुदिश, है ना, ये वो तार जिससे लटक रही है। तार ये फॉस्फर ब्रांज का तंतु है, पतला तंतु कहने का मतलब पतला तार, है ना। सब नाम एक साथ लिखूंगा। मरोड़ी शीश, है ना, ऊपर आपने सप्लाई देनी है। ये सप्लाई देने के लिए ये हैंग कर दिया आपने, छत से जैसे टांग दिया यूं। अब इसको मरोड़ी शीश बोलेंगे। अब नाम तो सब देखो प्योर हिंदी में ऐसे ही आते हैं ना, मरोड़ी शीश। यहां से आप सप्लाई दे रहे हैं, कुंडली को सप्लाई देंगे, लाल वाला वायर कुंडली, ठीक है। इस सप्लाई पॉइंट को अपन कहते हैं T1। नाम अभी सबके एक साथ लिखूंगा ताकि दोबारा रिपीटेशन। नीचे आप एक स्प्रिंग लगाएंगे,
प्रत्यानयन बलागुण पैदा करने। प्रत्यानयन बलागुण क्या है वो भी सब समझा दिया जाएगा। नीचे दूसरी सप्लाई देंगे, ये भी मरोड़ी शीर्ष फिक्स कर दिया, एक पॉइंट है ना। यहां दूसरा तार जोड़ेंगे T2 है ना, ये स्प्रिंग S। अब सीधी सी बात, जो भी अब सिद्धांत बनेगा आपके सामने सिद्धांत आएगा, तो सिद्धांत में आप देखना इस कुंडली के घूर्णन से धारा नपेगी। अब कुंडली का घूर्णन कैसे नापें? तो क्या करते हैं, कुंडली का घूर्णन नापने के लिए इस फास्फर ब्रांच के तंतु पर वृत्ताकार समतल दर्पण लगा देते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, ये सब आपको बताया जाएगा। बस मैंने आपसे यही कहा था कि बिगिनिंग में आप थोड़ी जल्दबाजी मत करना, है ना, जल्दबाजी कराओ लफड़ा। इसका ये चिपका हुआ है फास्फर ब्रांच के तंतु, कुंडली घूमती है वैसे ये समतल दर्पण भी घूमता है। तो सब पहले मैं नॉमेनक्लेचर कर दूं, नाम लिख देता हूं, सबके नाम इससे लिख देता हूं, है ना। ये है फास्फर ब्रांच का तंतु, क्यों वो आपको सब बता जाए। इससे आपने कुंडली लटका रखी है, इस तंतु पे क्या चिपका रखा है, वृत्ताकार समतल दर्पण, सिंपल वाला, है ना। चुंबक आपके किस टाइप के हैं? तो आपके चुंबक अवतलाकार है, घुड़नाल आकृति कह सकते हो आप, अवतलाकार चुंबक, है ना, जिसके बीच में आपको गैप कैसा दिखेगा, बेलन जैसा। इस बेलन जैसे गैप में आपने नर्म लोहे की पटलित, पटलित का मतलब नर्म लोहा तो ठीक है, सॉफ्ट आयरन है, उसकी पटलित का मतलब पूरा आकार नहीं बल्कि पत्तियों पत्तियों में पहले इसको तो काट दिया, फिर वापस पत्तियां कुछ अलग वार्निश से जोड़ दी, तो उसको कहते हैं पटलित। छोटे से में समझ लो, इतनी बड़ी बात नहीं है। एक पूरा बेलन काम में नहीं लेंगे आप, उसको पहले पत्तियों पत्तियों में काट दें, फिर हर पत्ती को कुछ अलग में डुबो दें वार्निश में, और फिर वापस चिपका दें, बेलन बन जाएगा। ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं पटलित करना, है ना। तो नर्म लोहे की पटलित क्रोड, क्रोड का मतलब टुकड़ा, है ना। अब कैसी है पटलित, मैंने समझा ही दिया। बेलनाकार है ये, वो बेलनाकार अब लिख नहीं पाया मैं। ये एल्यूमिनियम की परत व्हाइट वाली, एल्यूमिनियम की परत, कहने का मतलब डायरेक्ट नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड पर आपको तार नहीं लपेटने। और ये जो है ये विद्युत रुद्ध तांबे के तार, इंसुलेटेड विद्युत रुद्ध तांबे की, तांबे का तार लिख देता हूं ना, वो उसकी कुंडली बना रखी। तो ये सब अब क्यों है, कैसे हैं, क्या है, वो सब वजह आपको समझ में आई। अभी तो मैंने केवल आपको ये बताया है कि साहब निलंबित कुंडली धारा मापी में फास्फर ब्रांच के तंतु के इस्तेमाल के या उसके द्वारा अवतलाकार ध्रुवखंड या घुड़नाल आकृति के जैसे चुंबक के बीच में जहां बेलनाकार गैप होता है, उसमें बेलनाकार पटलित क्रोड, नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर आयताकार विद्युत रुद्ध तांबे के तार की कुंडली को लटका रखा है चुंबकों के बीच में। बनावट तो मैंने सुनाई दी ना। नीचे ये स्प्रिंग है, सप्लाई कहां से दे रहे हैं वो आपको दिखाई दी। तो साहब ये तो बनावट होगी। बनावट में अभी एक चीज बाकी पड़ रही है कि सामने या कुंडली का विक्षेप कैसे नापेंगे, तो वो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, एक चीज मुझे और बनानी है। अब सब पहले प्रिंसिपल तैयार करें कि भैया ये जो बनाया इससे कैसे धारा का मापन होगा, ये कैसा धारा मापेंगे। तो आओ साहब,
अब बात करते हैं अपन प्रिंसिपल। ये सिद्धांति मेन होता है सब, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है ही। अब ठीक है, जैसे चित्र ही पूछ लें तो ये सब चित्र बिल्कुल सब चीज इसमें डाल दी, सब चीज। वो मरोड़ी शीट नहीं लिखा, मरोड़ा मरोड़ी लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बस वही नहीं लिखा, बाकी मैंने सब लिख दिया ना। क्लियर? अब सिद्धांत, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली है ना, स्वाभाविक है इसमें अपन जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है, धारा प्रवाहित करते ही कुंडली में घूर्णन उत्पन्न होगा। घूर्णन उत्पन्न होगा, उसका प्रमाण है बलाघूर्ण। तो कल अपन ने जो लेक्चर में निकाला था वो बलाघूर्ण कितना था, NI/AB sin थीटा। ये सब बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। तो ये सब सिचुएशन कल क्लियर हो चुकी थी। ये मोटर का सिद्धांत कहलाता है और ये साफ कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली में, या चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली हो, आयताकार नहीं, अगर कोई कुंडली है उसमें आपने धारा प्रवाहित की तो कुंडली में घूर्णन होगा, क्योंकि बलाघूर्ण प्रेजेंट है, उपस्थित है ना। अब बड़ा ध्यान से समझना, हमें कुंडली का विक्षेप नापना। ये कुंडली का विक्षेप नहीं है, ये तो कुंडली के तल का लंब व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। अगर आपने कल वाले लेक्चर में फाई देखा हो तो फाई कुंडली का विक्षेप था, तो फाई तो इसमें सीन में है ही नहीं, है ना। आएगा है ना, तो सब वो आएगा और ये भी रहेगा तो चक्कर पड़ेगा। तो इसको लुप्त करने के लिए क्या किया इन्होंने, अब देखो है ना, इसको लुप्त करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का। अब आपको यह समझाना तो नहीं है, लेकिन मुझे आपको समझाना है। ये देखो, अब एक एक बात का जवाब मिलता जाएगा। अवतलाकार चुंबकीय ध्रुव इस आकार के, इनके बीच गैप कैसा होगा, बेलन जैसे आकार का। अब आप इस चित्र को ऊपर से देखें, ऊपर से देखें तो देखो ये आपको इस तरह से चुंबकीय ध्रुवखंड दिखेंगे। थोड़ा सा भी वृत्ताकार गैप होना चाहिए था, अब क्योंकि अपन चित्र बनाते हैं तो जब आप ऊपर से देख रहे हैं, है ना, ये एक बीच का गैप वृत्ताकार है। अब वो थोड़ा सा क्योंकि पेन से ये परफेक्शन नहीं आ पाता इसलिए ना, पर आप ये समझ जाने, देखो ये अवतलाकार, ये अवतलाकार। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि अवतल आकार इसलिए लिया जाता था कि बीच में जो गैप बने उसका काट वृत्ताकार हो और गैप बने वो बेलनाकार हो। तो साहब एक कारण तो आपको समझ में आ गया कि घूर्णनाल आकृति के चुंबक या अवतल आकृति के चुंबक क्यों लिए। चलो सब, अब इसके बीच में उच्च चुंबकशील पदार्थ रखा, हर चीज का जवाब मिलेगा। नर्म लोहा की चुंबकीय पारगम्यता उच्च है। चुंबकीय पारगम्यता उच्च होने का मतलब नर्म लोहा वह पदार्थ है जो चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने में सरलता प्रदान करता है। यानी जहां आपने नर्म लोहा रख दिया, चुंबकीय बल रेखाएं सिमट कर इसमें से निकलना चालू हो जाएंगी। ये इसकी चुंबकीय पारगम्यता उच्च होने का ये अर्थ है ना। तो सब, अब जो आपने बीच में बेलन रखा, वो बेलन आप जो ऊपर से देखोगे तो उसका काट कैसा दिखेगा, वृत्ताकार। देखो आप, मैं हर चीज दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ये आपको वृत्ताकार काट क्षेत्र दिखेगा। अब ये देखो, मैं वृत्त बन नहीं रहा परफेक्ट, लेकिन बोल तो मैं परफेक्ट ही रहा हूं। ये क्या है साहब आपके, ये देखो, दिख गया, नर्म लोहे की बेलनाकार के दो, ऊपर से वृत्ताकार दिख रही है ना। अब क्या होगा उसका परिणाम वो समझो आप। इसका परिणाम ये होगा कि जो बल रेखाएं एंड से निकली
अब उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उनको सीधी नहीं जाने देगा। ये देखो एन से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखा है, ये उन्हें सीधा नहीं जाने देगा। ये मैं तीर से बता रहा हूं। ये देखो अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट किया है ना, और इसी प्रकार जो एस को जाएंगी वो भी त्रिज्या के रूप में ही जाएंगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो जाएगा, त्रिज्या के माफिक ऐसे है ना। अब इससे क्या हुआ साहब, तो दो का महत्व तो समझ गए आप। एक तो इसका महत्व समझ गए कि चुंबकीय ध्रुवखंड अवतलाकार क्यों लिए, और दूसरा इसका मतलब समझ गए कि उनके बीच में बेलन फिक्स क्यों किया है ना, क्योंकि उसका काट वृत्ताकार दिखेगा। अब इस पर आपने बेलन पर आयत आकार में क्या लपेट रखी है, आयत आकार में आपने लपेट रखी है विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लपेट रखा है। अब क्योंकि आपको तो ये टॉप ही दिख रहा है, तो बस मैं यहाँ 2-4 तांबे के तार दिखा देता हूं। भाई आपको तो ये दिख रहा है ना, ऊपर से देखने में यही दिखेगा, ये है ना, तो आपको जो दिख रहा है वो दिखा है ना। जैसे आपको तो ये 2-3 तार दिख रहे होंगे, आयताकार कुंडली का टॉप दिखेगा। ये क्षेत्रफल की दिशा तल के लंब क्षेत्रफल की दिशा को प्रेजेंट करता है। ये देखो चुंबकीय बल रेखा, बी और ए के बीच में कोण कितना हुआ, 90 डिग्री। तो आपको ये चित्र तो नहीं बनाना, लेकिन अब आप दो बातें समझ चुके। नर्म लोहा क्यों, क्योंकि उच्च चुंबकशील है। अवतलाकार ध्रुवखंड क्यों, ताकि उसके बीच में बेलन रखते ही और चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से बन जाएगा, त्रिज्यीय चुंबकीय। आप जब एग्जाम में लिखो तो आप तो केवल इतना सा लिख देना, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में बी ऑलवेज परपेंडिकुलर ए, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं, मुझे आपको समझाना जरूरी था, तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया। तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए, यानी थीटा ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री है तो ये साइन थीटा गया काम से। ये देखो, एक से बल आघूर्ण टो बराबर NI AB, ये रह गया साहब इक्वेशन 2। तो साहब त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र बनाने, या यूं कह दें साइन थीटा को हटाने के लिए ये व्यवस्था की गई। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको एग्जाम में जो एकेडमिक वाले बच्चे हैं उनको केवल ये लिख देना त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में, वो सब समझते हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है। अब सब जैसे ही इस बल आघूर्ण के कारण कुंडली घूमेगी, कुंडली घूमेगी तो नीचे आपने देखी स्प्रिंग, ऊपर देखा आपने फास्फर ब्रांच का तंतु, इन दोनों में ऐंठन आ जाएगी। ऐंठन आ जाएगी का मतलब ये विपरीत दिशा में घूर्णन के लिए बाध्य हो जाएंगे। जैसे अपन मान लो कोई डोरी है, छत से लटका दी आपने डोरी, उस डोरी के निचले सिरे पर आपने बोल्ट टांग दिया, कोई भी वस्तु टांग दिया, वो वस्तु को क्लॉकवाइज घुमाते जाओ तो डोरी में ऐंठन आ जाएगी। फिर डोरी क्या करेगी, उसको उल्टा घुमाएगी। तो एग्जैक्टली ये आरोपित, या जैसे आप धारा प्रवाहित करोगे बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, इससे कुंडली घूमी साहब, सपोज एंटी क्लॉकवाइज घूमी सपोज, तो फास्फर ब्रांच के तंतु और स्प्रिंग दोनों में ऐंठन आ जाएगी और विपरीत दिशा में बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। आरोपित बल आघूर्ण के विपरीत उत्पन्न बल आघूर्ण को कहते हैं प्रत्यानयन या रेस्टोरिंग टॉर्क। प्रत्यानयन बल आघूर्ण या रेस्टोरिंग टॉर्क, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्लॉकवाइज होगा, उल्टा।
और ये अगर क्लॉकवाइज है तो प्रत्यानयन बलागुण एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो इसके उल्टा ही होगा, है ना, क्योंकि इसके होने से ऐंठन उत्पन्न हुई है। ठीक है, प्रत्यानयन बलागुण टो रेस्टोरिंग हमेशा कुंडली के विक्षेप के समानुपाती होता है। अब कुंडली का विक्षेप कितना अज्यूम कर लिया मैंने, 5, तो प्रत्यानयन बलागुण कुंडली के विक्षेप 5 के समानुपाती होता है, यानी टो रेस्टोरिंग इज इक्वल टू C5। इस C को थोड़ा सा बड़ा कर दें ना, चलो खेल ले लेते हैं एक बार इरेजर। हर चीज बहुत सावधानी से लेनी पड़ती है यहाँ पे, अगर इरेजर की जगह कुछ और उड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब प्रत्यानयन बलागुण विपरीत दिशा में, आपको समझाने के लिए लिख देता हूं कि ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ताकि बार बार क्या है फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, तो ये फिर किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा, है ना, वो वामावर्त है तो ये दक्षिण। ऐसे अब एग्जैक्ट ऐसा है यूं नहीं कह रहा मैं, बस ये दोनों विपरीत दिशा में।